नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। नेहा, कर्नाटक चुनाव का बिगुल एक तरीके से अब बच चुका है। 10 मई को मतदान है, 13 को रिजल्ट आना है। उससे पहले अब घोषणा पत्र का दौर चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी अपने अपने दाव चलने में लगे हैं। थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें तमाम चुनावी वादों के साथ तुष्टीकरण की नीति भी चली। कांग्रेस ने नफरत पर रोक के नाम पर पीएफआई और बजरंग दल पर सख्ती के साथ बैन के चुनावी इरादे भी जाहिर कर दिए। कांग्रेस की घोषणा पत्र के बाद बीजेपी फौरन एक्शन में आई और कांग्रेस ने घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया। पूछा कि कांग्रेस ने पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया, सिविल कोड को वक्त की जरूरत करार दिया। तो अब से कुछ ही देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसको लेकर अब बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है। ये मुख्य बातें घोषणा पत्र की आप देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पीएफआई के मैनिफेस्टो जैसा बीजेपी बता रही है। पीएफआई नेताओं से केस वापस क्यों लिया गया, ये बीजेपी का कहना है। कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल पर लगा सकते हैं बैन। तो कर्नाटक चुनाव में नेहा दांव जो है दोनों ही पार्टियों ने चल दिए। जहां एक तरफ बीजेपी ने प्रजा ध्वनि नाम दिया अपने घोषणा पत्र को और उन्होंने यूसीसी का वादा किया कि अगर वो आएंगे तो यूसीसी लाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी जब मैदान में उतरी और अपने घोषणा पत्र को लेकर, तो उन्होंने बाकायदा बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की बात कह दी। तो कर्नाटक चुनाव में नेहा कांग्रेस बीजेपी अपने अपने दांव चलने में लगी है और थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें तमाम चुनावी वादों के साथ तुष्टीकरण की नीति भी चली। कांग्रेस ने नफरत पर रोक के नाम पर पीएफआई और बजरंग दल पर सख्ती के साथ बैन के चुनावी इरादे भी जाहिर कर दिए। तो कांग्रेस की घोषणा पत्र के बाद बीजेपी फौरन एक्शन में आई और कांग्रेस ने घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया। पूछा कि कांग्रेस ने पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया। जब चुनाव आता है तब चुनाव में ही बोलना सही है ना। चुनाव ही तो संवाद का मेन। डेमोक्रेसी इज व्हाट, आपका जो मन में है आप चुनाव में बोलिए, लोगों से आप एक अप्रूवल लीजिए और पार्लियामेंट में कानून पास कीजिए, जैसे हमने 370 किया। राम जन्मभूमि हो रहा है, तो बीजेपी का जो वादा है उसका ऊपर कृपया डाउट मत कीजिए। टाइमिंग हम अपने आप डिसाइड कर लेता हूं बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। एनआरसी को लेकर आसाम में, क्योंकि आप देख रहे थे पूरे मामले को, एनआरसी आसाम में नहीं लागू हुआ, कुछ बहुत सी कमियां रह गई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। अब आप कह रहे हैं यहां एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी का सबसे बड़ा इशू था कि हमें एनआरसी लागू करने का कोशिश किया विदाउट सीए। साथ साथ में आसाम का एनआरसी वाज नॉट ए नेशन वाइड एनआरसी। हम अगर लोग कोई बोल देता है कि मैं बंगाल से आया हूं, मेरा पास कोई अधिकार नहीं था कि मैं बंगाल में जाके जांच करूं कि वो एक्चुअली बंगाल का है कि नहीं। सो गृह मंत्री जी पहले भी 1-2 बार मेंशन किया है कि एक एनआरसी का बारे में नया तरफ से सोचने का जरूरत है। मैं मानता हूं कि कर्नाटक बीजेपी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। कर्नाटक में एनआरसी, आसाम में एनआरसी, हर स्टेट में एनआरसी होगा तो पक्का मजबूत एनआरसी बनेगा। सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये कहते हैं कि जहरीले सांप है, उनके बेटे उन्होंने कहा कि नालायक बेटा है। प्राइम मिनिस्टर के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। देखिए, जहरीली और नालायक दोनों तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। जहरीली इज वेरी वेरी इफेक्टिव, नालायक इज इनएफिशिएंट। सो दोनों बाप बेटा में कुछ डिसाइड करना सही है कि क्या सबसे आक्रमण करना है। लेकिन जहां तक जहरीली सांप का बात है, सांप रहता है भगवान शिव शंकर का गले में, और हम जब शिव अभिषेक करता हूं, दूध शिव जी को भी देता हूं, नाग देवता को भी देता हूं। हाँ, कांग्रेस का प्रॉब्लम है, नाग देवता बाहर आके कांग्रेस को काट रहा है, इसलिए कांग्रेस देश को बहुत सारे अन्याय किया था, तो कांग्रेस का दुख है, होने दीजिए, उसमें हमारा क्या फर्क पड़ता है। लोग तो नाग देवता को हमेशा पूजा करते ही रहेगा जब तक हमारा हिंदू धर्म रहेगा। सर, एक सवाल ये है कि मुस्लिम रिजर्वेशन था यहाँ 4% का, मुंबई सरकार ने उसको खत्म किया और जो
2% है वो लिंगायत और वोकालिगा समाज को दे दिया। कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप कह रहे हैं कि जो हमने किया वो सही किया और अगर हमारी सरकार आएगी तो इसको जारी भी रखें। देखिए, कोर्ट हो सरकार हो, सबको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन देके गया है वो मानना पड़ेगा। आपका कहना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आप देखिए, अगर आप मुसलमान को 4% रिजर्वेशन देते हो, सिख को क्यों नहीं देते हो, हिंदू को क्यों नहीं देते हो, जैन को क्यों नहीं देते हो, बुद्धिस्ट को क्यों नहीं देते हो? क्या बाकी धर्म का लोग राष्ट्र निर्माण में कोई कुछ काम नहीं किया है? तो अंबेडकर जी ने बता के किया है कि रिजर्वेशन इज मीन फॉर डिप्राइव कम्युनिटी। कांग्रेस ने पाप कर रहा है। अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे के गया, उनका कोर वैल्यूज को कांग्रेस अटैक कर रहा है। अभी कांग्रेस बोल रहा है हमारा सरकार आने से 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम दोबारा लगा देगा। अरे भाई, तुमको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके ये संभव होगा। एक अंतिम सवाल आपसे। मैं हेमंत विश्व शर्मा को बहुत लंबे समय से तो नहीं, लेकिन जब से जानता हूं देखता हूं कि हर चुनाव पे वो एक पैनी नजर रखते हैं, ना सिर्फ आसाम, देश में कहीं भी चुनाव हो। इस बार हेमंत विश्व शर्मा की कितनी उम्मीदें हैं और कैसा चुनाव देख रहे हैं? काल तक उम्मीद अलग था, जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उम्मीद अलग हो गया, और आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, मेरा उम्मीद आसमान को टच कर दिया। नंबर कितने? इसी से आप बात कर लीजिए। परसों तक एक अलग नंबर था, काल एक अलग नंबर बना, और आज कांग्रेस मैनिफेस्टो रिलीज होने का बाद नंबर पूरा अलग हो गया है। ये थे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, बेंगलुरु, आज तक।